हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आज का जो लेक्चर है वह 5वां लेक्चर है। इससे पहले मैंने 4 लेक्चर दे रखे हैं, ठीक है। तो 5वां लेक्चर है और ये लाइट का 5वां है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। इससे आगे पिछले वाले लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके क्या करो, पूरा का पूरा देखो, फिर यहाँ आओ, मज़ा आएगा, ठीक है। जब तक पूरा नहीं देखोगे तब तक मज़ा नहीं आने वाला है। आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो करेंगे मिरर फार्मूला से शुरू। इससे पहले मैंने सारा रे डायग्राम दिखा रखे हैं आपको, ठीक है। तो शुरू करते हैं मिरर फार्मूला से आज, ओके। तो शुरू करते हैं मिरर फार्मूला। सर मैंने मिरर फार्मूला में जो होता है मिरर का फार्मूला, वो क्या होता है मिरर फार्मूला। देखो ये जो मिरर फार्मूला है ये होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये 1/f, f जो है वो बच्चे f है फोकल लेंथ, क्या है, फोकल लेंथ। और ये जो v है वो v जो है वो क्या है, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल। इमेज डिस्टेंस कहाँ से, फ्रॉम पोल से, ठीक है। ये भी फोकल लेंथ कहाँ से, फ्रॉम पोल, यानी पोल से ये है फोकल लेंथ। अगर मैं u की बात करूं, ये u जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम, ये भी कहाँ से बच्चा, पोल से ही है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u भी जो है वो पोल से ही है। सर नहीं समझे, इसे कि ये मेरा कनकेव मिरर है, ठीक है। ये मेरा मान ले, अरे यार ये देख, ये जो है ये क्या है, प्रिंसिपल पोल होता है यहाँ पे, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस होता है। तो होता क्या है ना कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है, यहाँ से इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल f, जो कि फोकल लेंथ होता है। अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं है, ठीक है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है बच्चे, उसको क्या बोलते हैं, u। मतलब ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। अगर बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट रहता है तो इमेज मेरा सेंटर ऑफ फोकस के बीच में बनता है। कहाँ ऑब्जेक्ट रखने के कारण कहाँ इमेज बनेगा, वो मैंने पिछले लेक्चर में बतलाए हुए हैं, जाके वो पिछला वाला लेक्चर देखो, ठीक है। तो ये जो इमेज बना है, इमेज का डिस्टेंस जो है वो पोल से जो इमेज डिस्टेंस होता है उसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कोई भी डिस्टेंस जो है ये पोल से ही मेजर करेंगे, चाहे वो मेरा फोकल लेंथ हो, या फिर मेरा इमेज डिस्टेंस हो, या फिर मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो, सबको कहाँ से मेजर करेंगे, पोल से। और ये कनकेव मिरर के केस में तीनों के तीनों जो है वह क्या होगा, निगेटिव होगा। क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में बतला रखा, ये मेरा कौन सा एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है। और ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है बिहेव करता है एक्स एक्सिस के जैसे। और यहाँ जो पॉइंट होता है पोल, वो एज लाइक ओरिजिन होता है। इससे इधर जाते हैं पॉजिटिव, इससे इधर आते हैं निगेटिव, इससे ऊपर जाते हैं पॉजिटिव, इससे नीचे आते हैं निगेटिव, ठीक है। मैंने क्वाड्रेंट बना के बहुत अच्छे से सिखाया हुआ, जाके सीखो वहाँ से पहले, ठीक है। तो चलो ये मिरर फार्मूला है। अब हम इसका फार्मूला का यूज करके हम सवाल बनाना सीखेंगे। ये प्रूव करना मिरर फार्मूला टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसीलिए कि प्रूव नहीं करेंगे, ठीक है। और ये एग्ज़ाम में आता भी नहीं है, तो इसीलिए कि हम मैग्नीफिकेशन की ओर बढ़ते हैं। मैग्नीफिकेशन क्या होता है बच्चा, ये रेशियो है। मैग्नीफिकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं सबसे पहले स्मॉल m से, ठीक है। स्मॉल m से मैग्नीफिकेशन होता है। और स्मॉल m ये मैग्नीफिकेशन होता क्या है, ये होता है साइज ऑफ या हाइट, साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब क्या, इमेज का जितना साइज होता है बाय ऑब्जेक्ट का जितना साइज होता है। यानी कि हम बोल सकते हैं द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू दैट ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्नीफिकेशन। ये तीनों को याद रखना है एक साथ। क्या सर, ये तीनों यही याद रखना है कि मैग्नीफिकेशन बराबर फार्मूला होता है HI/HO। HI का मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज, HO का मतलब होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये -v/u, ये -v क्या है बच्चे, ये इमेज डिस्टेंस है, कहाँ से, पोल से। और u क्या है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, कहाँ से, पोल से। और ये निगेटिव साइन को मत भूलना, ठीक है। तो ये मैग्नीफिकेशन है, ये साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ, इसी को बोलते हैं मैग्नीफिकेशन। यहाँ पे HI का मतलब लिखा है, ये क्या है, हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज, यहाँ से ये जो इमेज है इसका हाइट कितना है, इसी को बोलते हैं HO। ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, HI यहाँ पे होगा, ये क्या है, हाइट ऑफ इमेज है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा सारा का सारा, ठीक है।
ये रहा हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या ये सारा समझ में आ रहा है? अरे वो सारा नहीं, शुभम गिल वाला सारा नहीं, ठीक है, ये सारा का सारा समझ में आ गया। जल्दी से इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। देखिए नोट कर रहे हैं अच्छे से। ठीक है, चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखो, प्रूव तो नहीं करेंगे मेयर फार्मूला, बट इससे रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो कर लेते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन कौन कौन बनाता है। सब अपने अपनी नोटबुक निकालें, उसमें एक क्वेश्चन करें, ठीक है, फिर उस आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अरे यार, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, करते हैं। इन अ कनकेव मिरर object placed at 20 meter and image formed at 15 meter, find focal length। बना के देखो बन रहा है कि नहीं, ट्राई करो, पहले खुद से ट्राई करो। लिख लिया क्वेश्चन? अरे लिख लिया, बोलो। बोलो लिख लिया? ये तो गायब हो गया। चलो यही सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन आई होप लिख लिया होगा। चलो ठीक है, ये देखो, इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे बच्चे, देखो एक बार इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या डालना है बच्चे? सबसे पहले हम डालेंगे यहाँ पे गिवन। ठीक है, गिवन में क्या क्या दिया हुआ है? सबसे ये कनकेव मिरर दिया हुआ था, तो इन अ कनकेव मिरर क्या लिखेंगे? इन अ कनकेव मिरर। हमको सबसे पहले u दिया हुआ था। u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट कितना दूरी पे रखा गया है। वो कनकेव मिरर है तो निगेटिव में होगा, और ऑब्जेक्ट हमने रखा हुआ था, क्वेश्चन अगर लिखे होंगे तो क्या था? 20 मीटर था। ठीक है बच्चे, और इमेज फॉर्म्ड, इमेज कहाँ बन रहा था मिरर से? v का वैल्यू सर वो 15 मीटर था। वो भी क्या चीज़ में होगा? निगेटिव में होगा। अगर ये मेरा कनकेव है, अगर यहाँ पे ये मेरा फोकस है, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये मेरा पोल है, अगर कहीं इधर ऑब्जेक्ट है, तो अगर कहीं भी ऑब्जेक्ट होगा u का वैल्यू निगेटिव होगा, इमेज भी इधर ही फॉर्म होगा, वो रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है, इसीलिए क्या होगा? इसका भी वैल्यू निगेटिव ही होगा। तो यहाँ पे हमको निकालना क्या है? फोकल लेंथ निकालना है। तो यहाँ पे क्या यूजिंग करेंगे? यूजिंग मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला यूज करने से क्या होता है? मिरर फार्मूला बच्चे 1/f = 1/v + 1/u। ठीक है, ये होता है। इसी को हम एक बार, ये हो गया, फिर यहाँ देखो 1/f, ठीक है, 1/v की जगह क्या रखेंगे? v का वैल्यू होता है -15, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, प्लस यूज करेंगे। फिर u का वैल्यू क्या है? -20, यानी 1/-20। ठीक है, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 1/f = -1/15 प्लस माइनस। ये बहुत बच्ची सिंपल कैलकुलेशन है। यहाँ से क्या करोगे? f का वैल्यू आराम से निकल जाएगा। क्वेश्चन आसान था, सिंपल क्वेश्चन है। प्रैक्टिस के लिए अलग अलग एनसीईआरटी बुक, SC वर्मा, वहाँ से जाकर क्वेश्चन करो, आसानी से बन जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक क्वेश्चन और करा लेते हैं हम, मैग्नीफिकेशन से क्वेश्चन करा लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सिंपल तुम लोग खुद ट्राई करना, हम क्वेश्चन डाल देते हैं, तुम लोग खुद ट्राई करना क्वेश्चन को घर में। ठीक है, बन जाए तो कमेंट सेक्शन में बताओ उस क्वेश्चन का आंसर क्या है। चलो क्वेश्चन 2, इन अ कन्वेक्स मिरर
height of object is 10 meter and magnification is 2. Magnification is 2. Find object distance. अच्छा, height of object is 10 centimeter. Find height of image. ठीक है, ये आसान क्वेश्चन है। तुम लोग अगर एक साथ मर्ज करोगे यही क्वेश्चन को, तो मैं मिरर फार्मूला और मैग्नीफिकेशन दोनों को मर्ज करके क्वेश्चन आते हैं, उसकी नेचर पूछते हैं। हम एक लेक्चर बना देंगे जिसमें कि सारा न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस। तो एक बार थ्योरी पढ़ लो, फिर इसका न्यूमेरिकल का हम सॉल्यूशन करेंगे। फिलहाल ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, हम इसका सॉल्यूशन नहीं करने वाले हैं, हम आगे बढ़ते हैं। एक बार ट्राई करो सबसे पहले। आई होप आपने ट्राई किया होगा। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब शुरू करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन। क्या होता है रिफ्रैक्शन? सुनो बच्चे, सबसे पहले सुनो। रिफ्रैक्शन जो होता है, जब कोई रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाना, या फिर ऐसी जानो रिफ्रैक्शन को, जब कोई रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। इसी को इंग्लिश में क्या डेफिनेशन देंगे? व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट गेट बेंड टुवार्ड्स नॉर्मल एंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट्स कॉल्ड रिफ्रैक्शन। अब आराम से समझते हैं इसके बारे में, रिफ्रैक्शन के बारे में। बहुत मज़ा आने वाला, ये टॉपिक तो और मज़ेदार है, बहुत क्या बताए, इंटरेस्टिंग है। देखो वही मैंने लिखा, चेंज इन पाथ ऑफ लाइट रे, इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के बाद वो रास्ता डाइवर्ट कर जाता है, नॉर्मल की ओर भाग जाता है, नॉर्मल से दूर हो जाता है। अभी समझेंगे अच्छा से। थोड़ा बच्चे ये ध्यान रखना, ये जो है इसका है, ये जो है इसका फिगर है। ठीक है, फिगर थोड़ा एक्सचेंज हो गया है। देखो क्या है, व्हेन लाइट रे, सबसे पहले हम इसका बात करते हैं। व्हेन लाइट रे गो फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, इट बेंड टुवार्ड्स द नॉर्मल। ये क्या कह रहा है? इसको समझने के लिए हम सबसे पहले आ जाते हैं एक रफ डायग्राम। मैं तब फिर यहाँ पे आऊँगा, तुरंत आऊँगा। ठीक है, अब भी थोड़ा सा देख लो, बस देख लो, मज़ा आएगा, फिर हम बात करेंगे। अब भी देख लो। हाँ देख लो, पहले हमने बोला क्या, मान लो कि कोई एक मेरा मीडियम है, ये मीडियम मान लो ये ग्लास का कोई स्लैब है। क्या है बच्चे? ये ग्लास का कोई स्लैब है। अब इसमें कोई रे ऑफ लाइट आ रही है। ठीक है, मान लो यहाँ से कोई रे ऑफ लाइट आ रही है, तो ये जो बाहर वाला मीडियम है वह एयर है। क्या है? एयर। अंदर में क्या है? ग्लास है। ये जो एयर है जिसमें डेंसिटी कम है, तो ये जो एयर है ये रेयर मीडियम है। कौन सा मीडियम है बच्चे? रेयर का मतलब जिसका कि डेंसिटी कम हो, मतलब घनत्व कम हो। ठीक है, तो ये रेयर होता है। डेंसर मतलब क्या होता है? डेंसर। ये जो है डेंसर मीडियम है। डेंसर का मतलब वो होता है कि ग्लास जो वो डेंस है, एक दूसरे से क्लोज है, उसका इंटर पार्टिकल के बीच का, यानी कि ये रेयर का मतलब होता है कम डेंसिटी, पार्टिकल के बीच क्लोजनेस जो है वो कम होता है। डेंसर में क्या होता है? ज़्यादा घनत्व होता है, एक दूसरे से ज़्यादा क्लोज होता है। तो जब कोई रे ऑफ लाइट, ये मेरा इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, वह जब रेयर से डेंसर मीडियम की ओर आता है, भाई ये ग्लास से टकराएगा तो यहाँ पे तो नॉर्मल फॉर्म होना ही है, तो यहाँ एक नॉर्मल फॉर्म हुआ।
ठीक है। लेकिन यहाँ जो एंगल बना, ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बनता है, एंगल आई बनता है, जिसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। फिर यही रे ऑफ लाइट आगे की ओर बढ़ेगा। अरे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, लेकिन सर ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाता है। ये देखो, इसको जाना चाहिए इधर, लेकिन ये बेंड कर गया नॉर्मल की ओर। क्यों बेंड कर गया? क्योंकि जब कोई रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में पास करेगा, अभी तक तो मैंने मिरर के बारे में स्टडी किया था कि मिरर से टकराता था, रिफ्लेक्ट हो जाता है। बस इसमें क्या कर रहा है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास कर रहा है। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, रेयर से डेंसर मीडियम की ओर आता है, तो वह नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाता है रे ऑफ लाइट, ठीक है। तो फिर ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, फिर यहाँ से जब ये पास करेगा तो यहाँ पे नॉर्मल बन जाएगा, क्योंकि ये भी एक सरफेस है। तो अब यहाँ जो होगा, यहाँ जो एंगल बनेगा उससे बड़ा एंगल नॉर्मल के साथ बनाते हुए ये इधर भागेगा, जिसको कि हम लोग इमर्जेंट रे के नाम से जानते हैं। मतलब क्या सर, कि जब ये एंट्री किया था नॉर्मल की तरफ भागा, क्योंकि ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर आ रहा था। वही जब रे ऑफ लाइट ये डेंसर से रेयर की ओर आ रहा था, ये डेंसर है और ये मेरा रेयर है, यहाँ पे ये इंसिडेंट रे की तरफ बिहेव करने लगेगा, ये फिर मेरा रिफ्लेक्टेड रे की तरफ बिहेव करने लगेगा। जब ये डेंसर से रेयर की तरफ आ रहा था, यहाँ नॉर्मल से क्या होने लगा, दूर भागने लगा। सिंपल बात समझ में आया। और ये एंगल वैसे एंगल ऑफ इमर्जेंट होता है, ये होता है, अभी बतलाएंगे। तो कॉन्सेप्ट मेरा क्या है, जब रेयर से डेंसर मीडियम आएगा तो एंगल जो है वह नॉर्मल की तरफ शिफ्ट होने के कारण क्या होता है, एंगल छोटा हो जाएगा। ये नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ ये रे ऑफ लाइट क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। वही जब डेंसर से रेयर की ओर जा रहा है, ये भी मेरा क्या है, एयर ही है, अरे चारों ओर एयर ही है। जब ये डेंसर से रेयर में आने लगा, जैसे यहाँ तक आ नॉर्मल से कम एंगल बनाया हुआ था, इतना छोटा एंगल बनाया हुआ था, लेकिन ये मेरा नॉर्मल है, तो इससे जैसे ही ये डेंसर से रेयर में आया, रे ऑफ लाइट नॉर्मल से क्या हो गया, दूर भाग गया। क्यों दूर भाग गया? क्योंकि हम जानते हैं कि एयर का डेंसिटी कम होता है, स्पीड ऑफ लाइट बढ़ जाने के कारण क्या हुआ, नॉर्मल से दूर भाग गया। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं फिर अपने जगह पे, यहाँ थे। अब ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब यहाँ पहले सबसे पहले देखो, ठीक है, मैंने बतलाया था, अभी यहाँ पहले देखो, फिर समझ में आएगा बेटर। देखो यहाँ पे मैंने बोला ये फिगर इसका है। देखो, व्हेन लाइट रे गो फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है बच्चा, ये कम एयर से ग्लास की ओर जा रहा है, तो नॉर्मल की तरफ शिफ्ट होगा। ये देखो, ये रे ऑफ लाइट, इसका नाम क्या है, इंसिडेंट रे है। जब ये इससे टकराया, ये मेरा कौन सा रे, नॉर्मल है। जब ये रियल में, ये बाहर में क्या है, एयर है, एयर का मतलब रेयर मीडियम। ये मेरा क्या है, ग्लास है, ग्लास का मतलब डेंसर मीडियम। ठीक है बच्चे, जब ये रेयर से डेंसर में आएगा, यहाँ जो एंगल आई बना है, यहाँ जो एंगल आर बना है, अगर रियल में बात करूँ तो एंगल आई जो है बउआ, वह ग्रेटर है एंगल आर से। बोलेगा क्यों सर? क्योंकि ये रेयर मीडियम में एंगल बड़ा था, जैसे ही डेंसर में आया वो नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो गया है। फिर इस केस में देखो, यहाँ का इसका ये डायग्राम है, बोल रहा है व्हेन लाइट रे गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। यहाँ पे डेंसर से किस मीडियम में जा रहा है, रेयर में। सर डेंसर कौन है, ये रहा, ये डेंसर मीडियम है, अरे ग्लास डेंसर मीडियम है, ये बाहर में क्या है, एयर मीडियम है। तो ये ग्लास से देखो ये रे ऑफ लाइट जा रहा है, इंसिडेंट रे जा रहा है। जब ये गया, यहाँ जो एंगल आई बना और फिर यहाँ जो नॉर्मल के साथ एंगल आर बना, ये ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, एंगल आर जो है वह ग्रेटर है एंगल आई से। अब बोलेगा क्यों सर? क्योंकि जब ये डेंसर से रेयर की ओर जाता है, नॉर्मल के साथ क्या हुआ, ग्रेटर एंगल बनाता है, स्पीड यहाँ पे क्या है, बढ़ जाता है। आई होप ये समझ में आया होगा। इसको नोट कर लो जल्दी से बच्चे, कर लो। मज़ा आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना सारी कॉन्सेप्ट। आगे की ओर बढ़ते हैं अब हम। देखो वही फिगर मैंने फिर से एक बार बतलाते हैं, वही बातें हैं, ध्यान से देखो, समझ में आनी चाहिए। मैंने बोला क्या कि जब ये मेरा कौन सा रे, इंसिडेंट रे है सर, ठीक है। ये जब नॉर्मल बना, यहाँ पे एंगल आई बना, यहाँ पे ये जो है ये रिफ्रैक्टेड रे है। कौन सा रे है, रिफ्रैक्टेड। लेकिन ये वाला जो सरफेस है, ये वाला जो सरफेस है, इसके लिए ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे।
फिर ये वाला सरफेस के लिए ये जो है वह इंसिडेंट रे की तरह बिहेव करता है, और ये कौन सा रे की तरह बिहेव करने लगता है, ये इमर्जेंट रे बन जाता है। और इमर्जेंट रे जो है एंगल बनाता है नॉर्मल के साथ, यहाँ अलग नॉर्मल, ये वाला नॉर्मल अलग था, ये वाला नॉर्मल अलग है, ये नॉर्मल ई वाला सरफेस के लिए था और ये वाला जो नॉर्मल है ये सरफेस के लिए। ठीक है बच्चे, ठीक है, एक मिनट। चलो सही है, यहाँ से अगर रे ऑफ लाइट आया, मैंने बोला हाँ ये सरफेस के लिए ये नॉर्मल है, ठीक है। तो अब ये जो नॉर्मल है तो इसके ये नॉर्मल के साथ जो इमर्जेंट रे जो है, इमर्जेंट रे के कारण जो एंगल बना नॉर्मल के साथ, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंट। और यहाँ जो एंगल आई बना इसको तो बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्यों सर, इंसिडेंट रे के कारण जो नॉर्मल के साथ एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। वही मेरा ये रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल बना इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं बच्चा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। चलो सही है, इस तरह से समझ में आ गया, कोई बैच नहीं था। रिफ्लेक्शन थ्रू द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ये जो था ये क्या था, ग्लास स्लैब था, ग्लास का बना हुआ स्लैब था। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो वही सेम टू सेम है, कोई और कारण नहीं है। यहाँ पे सिर्फ ये बताया गया है काउज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के कारण क्या क्या देखने को मिलता है। तुम अगर घर में ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। तुम्हारे पास अगर पार्शियल कोई ग्लास है एज लाइक, ये देखो मैं थोड़ा हल्का सा हिंट करा दूँ तुम्हें। ये देखो ये है ना, ये मेरा क्या है, ग्लास है, ग्लास ऑफ वाटर। इसमें क्या करेंगे, अगर हम पेन डालेंगे तो आधा पेन जो ये जो वाटर से ऊपर वाला भाग है, ये जो वाटर से ऊपर वाला भाग है, ये वाला पार्ट तो मुझे एग्जैक्ट दिखेगा, लेकिन इसके जो नीचे अंदर में है ये वाला क्या होगा ना, रियल जो होगा, रियल से थोड़ा टेढ़ा नज़र आएगा। तुम करके देखना, जो एक्चुअल होगा वो नहीं दिखेगा, वो टेढ़ा वाला, मतलब यहाँ जो अपैरेंट पार्ट बनता है रियल वाला तो रियल ही होता है, उससे ऊपर दिखाई देगा। तो इस केस में क्या पता चलता है कि इमेज जो है ना, वाटर एक मीडियम से दूसरे में, हम एयर में है, एयर से जब हम वाटर की ओर देखते हैं तो मीडियम चेंज हो जाता है, इसके कारण रिफ्लेक्शन कारण रियल इमेज न दिख करके वर्चुअल इमेज हमें दिखाई देता है। ठीक है बच्चे, ये तो वही सेम है, ग्लास स्लैब है, इससे रे ऑफ लाइट इस तरह से जाता है, मीडियम में जाने के कारण बेंड कर जाता है, फिर ये इधर घूम जाता है। ठीक है, ये सारा बातें वही लिखा हुआ है। एज वी नो दैट स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया, पता होना चाहिए अलग अलग मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग होती है। रेयर में अलग स्पीड होगा, डेंसर में अलग स्पीड होगा। मोर इन रेयर मीडियम, जो रेयर मीडियम है उसमें स्पीड ज़्यादा होता है, मोर होता है। सिंपल सी बात है, ये एयर है, एयर में मेरा हैंड फ्रीक्वेंटली मूव कर रहा है, बट वही में वाटर में, अरे वाटर में दौड़ के कभी देखो स्पीड तुम्हारा क्या होगा, खुद ब खुद घट जाएगा। वही अगर एयर में बोलो एकदम मैराथन जीत जाओगे। ठीक है, एंड कॉम्पिटिटिवली लेस इन डेंसर मीडियम, वही डेंसर मीडियम में क्या होता है, कम होता है। व्हेन लाइट इंटर डेंसर मीडियम, जब रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम में जाता है क्या होता है, इट स्पीड रिड्यूस, उसका स्पीड घट जाता है। सिंपल सी बात है, मैंने ये स्लैब बताया ही था, ये एयर था, एयर में रेयर मीडियम था, ग्लास में डेंसर मीडियम था। जब रेयर से डेंसर जाता था स्पीड क्या होता था, घट जाता था, जिसके कारण नॉर्मल की ओर शिफ्ट हो जाता था। इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, वह नॉर्मल तरफ शिफ्ट हो जाता था। व्हेन इट इंटर द रेयर मीडियम, वही फिर जब डेंसर से ये रेयर मीडियम में इंटर करता था, इट स्पीड इंक्रीज, फिर से दोबारा उसका स्पीड क्या होता था, इंक्रीज कर जाता था। इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और नॉर्मल से क्या होता था, दूर हो जाता था। वही बातें सेम टू सेम, वही बातें को लिखा गया, लिख लो। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ बातें हैं यहाँ पे, जो कि यहाँ जो था ये वाला डायग्राम में ये दिख रहा है, यहाँ पे स्मॉल आई किया है, एंगल आर किया है, एंगल ई किया है, सारा का सारा बातें यहाँ लिखा हुआ है। एंगल आई जो है बच्चा वो क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। वही जो एंगल आर है मेरा, ये जो एंगल आर है वह क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ये जो ई है वह क्या है, एंगल ऑफ इमरजेंस, बोलो एंगल ऑफ इमरजेंट भी लिखा रहता है कहीं कहीं, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वह इक्वल होता है एंगल ऑफ इमरजेंस का, यानी एंगल आई जो है वह एंगल ई के बराबर होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये न्यूमेरिकल में डाल सकता है क्वेश्चन में, यानी
एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब एंगल आई जो है वो एंगल ई के इक्वल होता है बच्चे। इफ़ द इंसिडेंट रे फॉल्स नॉर्मली टू द सरफेस ऑफ द ग्लास स्लैब देन देयर इज नो बेंडिंग ऑफ रे लाइट, इट गोज स्ट्रेट। कह रहा है ना कि अगर कोई ये मेरा ग्लास स्लैब है, ठीक है, ये मेरा ग्लास स्लैब है, देखो देखो ये मेरा ग्लास स्लैब है जब कोई रे ऑफ लाइट अगर स्ट्रेटली आएगा, सीधा आएगा, ये मेरा इंसिडेंट रे, तो होगा क्या ना, इसमें सीधा ही ये पास कर जाएगा, यही रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा मेरा। मतलब इसमें ये बेंड उन नहीं करता है। तुम बोलेंगे सर ये एयर है, एयर है तो सर ये रेयर है, सर ये ग्लास है, तुम बोलोगे ये ग्लास है तो ये सर डेंसर मीडियम है। अरे बच्चा, मैंने बोला जब ये नॉर्मली आएगा, परपेंडिकुलरली गिरेगा, तो इसमें क्या होगा, बिना डेविएट किए हुए पास कर जाएगा रे ऑफ लाइट। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। आ रहा है ना मज़ा? अरे बोलो। अब सीखते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। सर मैंने सीखा था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, हाँ बिल्कुल सीखे होंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आज सीखेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। द इंसिडेंट, इसमें हम उसमें क्या बतलाए थे, पहला लॉ सर बतलाए थे सर एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। दूसरा बोले थे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल दीज लाई एट अ सेम पॉइंट। लेकिन ये दोनों सेम, उसका जो सेकेंड पॉइंट था, इसका ये फर्स्ट पॉइंट है। इसमें क्या है ना, मैंने बोला था कि इसमें इंसिडेंट रे ये आई आर था, ठीक है, इधर रे पास कर गया तो इसका नाम क्या था, आर आर, मतलब रिफ्रैक्टेड रे, और यहाँ नॉर्मल, इसीलिए बोले हैं इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल इंटरफेस टू ट्रांसपेरेंट मीडियम एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई एट द सेम प्लेन। मतलब क्या, ये ये जो पॉइंट है हम ऐसे भी बोलते हैं इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल दीज लाई एट अ सेम पॉइंट। यानी वहाँ पे सिर्फ रिफ्लेक्टेड रे था, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे एक पॉइंट पे लाई करेगा। ये था पहला पॉइंट, याद हो गया। दूसरा पॉइंट है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ कहता है रेशियो ऑफ साइन आई बाय साइन आर इजकल टू कॉन्स्टेंट। ये साइन आई क्या, आई का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल आर का क्या मतलब है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये जो म्यू है, ये म्यू का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है हम आगे भी देखने वाले हैं। फिलहाल ये याद रखना, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है वह दो है। पहला मैंने बोला इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल दीज लाई एट अ सेम पॉइंट इन अ सेम प्लेन, यानी सेम प्लेन पे, सेम प्लेन पे सेम पॉइंट पे लाई करता है। ये पहला रूल्स था, पहला लॉ था। दूसरा जो लॉ कहता है वो स्नेल्स लॉ है। क्या चीज़ है स्नेल्स लॉ सर, साइन आई बाय साइन आर इजकल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर कांस्टेंट, यही स्नेल्स का लॉ था। स्नेल्स भाई ने एक रूल्स दिया कि रेशियो ऑफ साइन आई बाय साइन आर, यही इसका सेकेंड लॉ था, ठीक है। और म्यू का क्या मतलब है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, हम अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में अभी डिटेल में जानेंगे, पहले इसको नोट कर लो। आई होप नोट कर लिया होगा। चलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में जानते हैं। सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है दैट एक्सटेंट, हम ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझते हैं जब कोई रे ऑफ लाइट एक मीडियम से, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू डेट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मटेरियल मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब क्या, स्पीड ऑफ लाइट जो है वह वैक्यूम में कितना है, ठीक है। वैक्यूम क्या होता है, जहाँ पे एयर का अब्सेंस होता है, और स्पीड ऑफ लाइट का मीडियम में क्या है, उसी को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। मतलब क्या सर, यहाँ से समझो, स्पीड ऑफ लाइट, देखो बच्चा यहाँ से समझो, ये समझ में आ गया, ख़त्म, कहानी ख़त्म है। ये देखो म्यू का मतलब क्या बोले हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। ये रेशियो है, किसका रेशियो है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यानी वैक्यूम में या एयर में जो स्पीड होता है लाइट का, बटा डिवाइड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम या मटेरियल मीडियम। यानी वैक्यूम में जो स्पीड होता है लाइट का, डिवाइड में जो स्पीड होता है मीडियम में
लाइट का, उसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको कि फॉर्मूला होता है C/V। क्या होता है बच्चा? C/V। C का जो यहाँ मतलब है वो है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, V का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, ये मत भूलना, ये C का मतलब ये है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और V का मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ख़त्म कहानी। ठीक है, लिखने का तरीका थोड़ा देखो। सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पे, फिर यहाँ पे आएंगे। देखो ये यहाँ समझते हैं, अगर हमें लिखा हुआ है μ12, सॉरी 1μ2, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, यहाँ देखो 1μ2। 1μ2 का लिखने का स्टाइल होता है, इसको पढ़ने का स्टाइल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, तो इसको लिखते हैं μ2 डिवाइड में μ1। अगर यही बात को ऐसे भी लिखा जाता है μ21, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। क्या बोले बच्चे? ध्यान से सुनो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, इसको लिखने का तरीका होता है μ2, ये 2 पहले ऊपर जाएगा और नीचे में लिखेंगे μ1, यानी μ2/μ1। ठीक है, ये समझ में आया। अगर यही μ2 को हम लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे? यहाँ देखो बच्चे, इसी चीज़ को मैं यहाँ बतला रहा हूँ खाली जगह में। μ2 की जगह क्या लिखते हैं? μ2 का मतलब है सर रिफ्रैक्टिव C/V। म्यू का मतलब क्या होता है? C/V। सर C ऊपर में लिखिए, C मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ये जो मीडियम है वो मीडियम है किसका? 2 का है, यानी μ2 का है, तो यहाँ हो जाएगा V2। ठीक है, अब फिर है बड़का डिवाइड, तो ये लो बड़ा वाला डिवाइड। इसके नीचे क्या है? μ1। μ1 का मतलब क्या? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम C, और नीचे में क्या लिखा है? 1, पहला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के लिए है, तो यहाँ पे डिवाइड किससे करेंगे? V1 से करेंगे, यानी μ2 के लिए आया। अरे म्यू के लिए फार्मूला क्या होता है? C/V। इसीलिए अगर μ2 है तो C/V2, अगर मेरा μ1 है C/V1। सर C दोनों सेम क्यों है? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में जो है वो पहला दूसरा मीडियम के लिए और पहला मीडियम के लिए क्या होता है? सेम ही होता है। वैक्यूम में थोड़ी ना अलग होता है, मीडियम में अलग अलग होता है। और यहाँ से C क्या हो जाएगा? कट जाएगा। इसी को ऐसे लिख सकते हैं C/V2 मल्टीप्लाई करेंगे, ये V1 ऊपर जाएगा, नीचे में आएगा C कट गया, तो क्या आएगा? V1/V2। इससे एक चीज़ नया चीज़ सीखने को मिला, इसका वैल्यू हम V1/V2 भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चे, ये भी देखो, अगर ये 1μ2 है तो μ2/μ1 या तो ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, दोनों क्या है? सेम ही है। ठीक है, बस ये μ2 है तो μ2/μ1, इसको तोड़ने के बाद क्या निकल के आया? V1/V2। और एक बात, sin I/sin R भी होता है, जो कि स्नेल्स लॉ कहता है। स्नेल्स लॉ तो यही कहता है sin I/sin R इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में है? ये सारा मैंने बतलाया यहाँ पे। लेकिन सवाल यहाँ से नहीं आते हैं, सवाल यहाँ से आते हैं। ठीक है बच्चे, कुछ बातें मैं उसको लिखाना नोट करना चाहूँगा, तुम लोग हर जगह लिख लो। अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर बोलूँ, यानी एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसका वैल्यू 1 होता है। ये कैसे होता है अभी प्रूव करेंगे तो आ जाएगा, बट अभी याद करने के लिए ध्यान रखो, इसका 1 होता है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बोलूँ मैं तो इसका वैल्यू 3/2 होता है। अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बोलूँ क्या होता है? 4/2 होता है। याद रखने का तरीका है बच्चे, एयर के लिए तो याद रहेगा हमेशा 1, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ग्लास के लिए क्या होता है? ग्लास थोड़ा वाटर से क्या होगा? कम होगा, इसीलिए इसका वैल्यू 3/2। वही वाटर में क्या होता है? ज़्यादा डेंस होता है ग्लास से, इसीलिए इसका वैल्यू 4/2। दोनों में लेकिन क्या होगा? सॉरी एक मिनट, 4/3 होगा यहाँ पे। ठीक है, वाटर का क्या हो जाएगा? 4/3, 4 3 4, यहाँ पे 2 3। इस तरह से भी याद कर सकते हो, अपना जो ट्रिक याद रखना है रख लो। अब आ जाओ यहाँ पे, एक बार जल्दी से इसको ये बता दो, ये वाला टर्म देखो, ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर पेयर। ये जो लिखा हुआ है ये समझ में आ रहा है बच्चे? ये लिखा हुआ है WμG का क्या मतलब हुआ? यहाँ पे लिखा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, जिस तरह से इसको बोले थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। समझ में आ रहा है बच्चे? इसको लिखेंगे कैसे, ये देखो म्यू जी तो पहले लिखाएगा, फिर क्या लिखेगा म्यू डब्लू। एक बार इसको नोट कर लो, फिर हम इसको डिटेल में समझाते हैं। जल्दी से लिख लो। सर यही लिखा हुआ है यहाँ पे, एक बार पहले इतना नोट कर लो, पहले ये नोट कर लो, ये नोट कर लो, ये नोट कर लो, फिर मैं इसको डिटेल में इसके में बताऊँगा अच्छा से। पहले इसको नोट कर लो एक बार। आई होप कर लिया होगा। अब मैं बतलाता हूँ। एक मिनट बच्चे, चलो ठीक है। ये देखो, हाँ ये बतला रहा था, ये जो म्यू जी लिखा हुआ है इस तरह से लिखा हुआ है, एक मिनट, ये देखो डब्लू लिखा हुआ है वाटर, म्यू यहाँ पे जी लिखा हुआ है। इसका मतलब बतलाए थे, अगर यहाँ 2 है यहाँ 1 है तो पहले क्या लिखाएगा म्यू जी, नीचे क्या लिखाएगा म्यू डब्लू। अगर नहीं कुछ, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू, किसी के सापेक्ष में होगा, किसी के रिस्पेक्ट में होगा। अगर नहीं कुछ रिस्पेक्ट रहेगा तो क्या दे देंगे, यहाँ पे एयर दे देंगे। क्यों सर? क्योंकि हम बोले थे नहीं कुछ मिले तो वैक्यूम या फिर एयर यूज करेंगे। तो इसीलिए ग्लास जो है किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में, इसीलिए लिखा है ए म्यू जी। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर की बात करेंगे, ये किसके रिस्पेक्ट में वाटर है, नहीं कुछ तो एयर के रिस्पेक्ट में। अगर मैं इसका वैल्यू बोलूँ म्यू जी का, मैंने अभी तुरंत लिखाया था तुमको, कितना होता है बच्चे ग्लास के लिए 4 नहीं बच्चे 4 नहीं था, क्या लिखाए थे 3/2 लिखाए थे। वही वाटर का क्या लिखाए थे 4/3 लिखाए थे। क्या लिखाए थे 4/3। इसी को पलटी मारेंगे तो क्या होगा 3/2 मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, इस तरह से वैल्यू आएगा। ऐसे ही कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे देखो ए म्यू जी लिखा है, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। जब वेलोसिटी के टर्म में लेते हैं, ये देखो यहाँ बतलाए थे ना, अगर ये μ2/μ1 है, यही वेलोसिटी के टर्म में लेंगे तो ये 1 पहले आ जाएगा, v1/v2 जस्ट पलट जाता है। यहाँ μ2/μ1 होता है तो v1/v2। इसीलिए बोला है, अगर यहाँ पे देखो ए म्यू जी लिखा है तो पहले जी का वेलोसिटी लिखना चाहिए था, नहीं उल्टा पहले ए का लिखेगा। क्यों? क्योंकि 1 वाला पहले यहाँ आ गया था, अभी तुरंत मैंने प्रूव किया था काय आ गया था। इसीलिए वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर ऊपर हो गया, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास नीचे हो गया। पहले इसका वेलोसिटी फिर इसका वेलोसिटी, ठीक है। इसी को वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, एयर के लिए क्या लिखते हैं सी लिखते हैं, वही वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास यानी VG लिखते हैं। और अब देखो ए म्यू डब्लू, ए का मतलब है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और डब्लू है तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर VW। आई होप ये सारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आया होगा। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम अपने जब बुक सॉल्व करेंगे, TMH हो, SC वर्मा हो, NCERT हो, बोर्ड से रिलेटेड सारा क्वेश्चन उसमें हम कवर कर लेंगे। फिलहाल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सारा का सारा कंप्लीट हुआ आपका। अब हम कल शुरू करेंगे, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम लेंस पढ़ाएंगे, ठीक है बच्चे। फिर ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। आई होप यहाँ तक पूरा का पूरा समझ में आया होगा। अगर लेक्चर समझ में आ रहा है तो लाइक करो, दोस्तों के बीच शेयर करो। मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बच्चे आराम से पढ़ेंगे। टाइम लगेंगे तो मैं इसे पढ़ने के लिए, लेकिन क्या होगा एक अच्छा नॉलेज ब्यूट होगा। अगर एक बार अच्छा से पढ़ लेने से न्यूमेरिकल बनाने में क्या होगी आसान हो जाएगी, क्योंकि इससे क्या है 10 मार्क आने वाला है। अगर 2 मार्क और जोड़ दिया जाए ह्यूमन आई मिला के तो 2 मार्क और आएंगे। आई होप ये समझ में आया होगा पूरा, ठीक है। नोट कर लो।